हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स आईएएस। आइए बात करते हैं इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है जो कि कल के द हिंदू के फर्स्ट पेज पर आई थी, फ्रंट पेज पर आई थी, जो कुछ इस तरीके का है कि सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन इन्वायरमेंट केसेस। तो आपके मन में आया होगा फिर हमने कल डिस्कस क्यों नहीं किया। कल हमने इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक चूज कर लिया था और उतना वक्त अलाउ नहीं करता, इस वजह से हमने कल डिस्कस नहीं किया था। आज चूंकि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थी तो आज मैंने कल वाले इस टॉपिक को पिक कर लिया और आइए समझते हैं इसमें क्या बातें की गई हैं। इससे पहले जब हम लोगों ने बात की थी ना सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर, उसी पर एक प्रपोजल दिया गया है कि क्या किया जाना चाहिए आगे। ठीक है, तो देखते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये किस तरीके से हमारे प्री में मेंस में इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे ये तो खुद में एक्ट है 1986 का, उससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। हम लोग सब डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, ताकि आपके फैक्चुअल और मेंस के आंसर के पर्सपेक्टिव से भी आपको डेटाज मिल जाए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, उनमें भी इससे जुड़ी हुई क्वेश्चंस आ सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेक्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो इनसे जुड़ करके क्वेश्चन आ सकती है प्रीलिम्स में, और मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी बात करेंगे। जैसे कि अमेंडमेंट जो कि प्रपोज नहीं किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को, मतलब उसके लिए जो प्रपोज की गई है। फीचर ऑफ ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, कुछ टर्म्स हैं। आइए देखते हैं न्यूज में ये रहा क्यों। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तो काफी चर्चा हो चुकी है इस वजह से। उन्होंने अमेंडमेंट करी है ना अभी, तो अमेंडमेंट को जो लागू की गई है तो उस पर ही एक प्रपोजल दी गई है कि अब नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है सो आप इस प्रपोजल के हिसाब से कर दीजिए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि यहाँ बताया भी गया है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी करी थी। तो उसी के रिगार्डिंग इसके आगे की कुछ बातें हैं। तो इनके की अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज किए गए हैं देखते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि इसमें जो कुछ टर्म्स होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या फिर कुछ पेनल्टीज वाली चीजें हैं, उसे हमें शब्दशः पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्टेट कर दूंगा आपको और उसके बाद मैं उसे समझा भी दूंगा, ताकि आप उसे सुनकर एग्जैक्टली है क्या फिर आप उसे समझ लेंगे। तो जब आप खुद से उसे पढ़ेंगे ना तो आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसलिए मैं आज ऐसा करूंगा कि थोड़ा सा उसे मैं डिक्टेट भी कर दूंगा वर्ड बाय वर्ड कि चीजें आखिर हैं क्या। जैसे कि देखिए मिनिस्ट्री ने क्या प्रपोज किया कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द ईपीए 1986 in order to weed out fear of imprisonment for simple violations. It involves removal of imprisonment as a penalty for the less severe contraventions. However, serious violations of EPA which lead to grievous injury or loss of life shall be covered under the provisions of IPC. मतलब ये है सिंपल सा, इसका सारांश समझें। तो अभी जो चूंकि इतने कठिन कानून बनाए गए हैं उसके बारे में बताया गया कि वो काइंड ऑफ क्रिमिनलाइज्ड कानून है, तो उसे डीक्रिमिनलाइज करें कि अगर कोई जनरल दिक्कत आ गई, मतलब उन्होंने कोई छोटी सी ही ऐसी स्टेप ली जो कि उतना सीवियर नहीं था जिससे किसी की लॉस ऑफ लाइफ या फिर किसी को ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं हो रही है, इन्वायरमेंट को भी नहीं हो रही है, तो उस पर जो है इम्प्रिजनमेंट वगैरह इन सबको न रखा जाए। इसी तरीके का चीज अगर कोई फेल्योर होते हैं या फिर फेल्योर और कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं, किसमें रिपोर्ट वगैरह इन सबको सबमिट करने के केस में, दैट मींस कि जैसे कोई डिपार्टमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उस पर जो है ना मॉनिटरी पेनल्टी लगाई जाए। मॉनिटरी पेनल्टी का मतलब कि उन पर फाइन लगाया जाए, डिपार्टमेंट्स को लेकर बताई गई है। वो फाइन कौन इम्पोज करेंगे, उनके लिए एक अपॉइंट किया जाए एजुकेटिंग ऑफिसर, जो कि डिसाइड करेंगे कि इस पर कितना फाइन लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो खुद एनालिसिस करके फिर करेंगे। तो देखा जाए तो कुछ हद तक ये सही भी है कि
चीजों को डिसाइड करके फिर फाइन किया जाए, ऐसा कोई फिक्स ना हो, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इम्प्रिजोनमेंट, अमेंडमेंट्स प्रोपोज द क्रिएशन ऑफ एन ईपी और ईपीएफ फंड दी जाए, पेनल्टी इंपोज की जाए बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर आफ्टर एजुकेटिंग द डैमेज, उस डैमेज का आकलन करके फिर फाइन लगवाया जाए। इम्प्रिजोनमेंट नहीं दी जाए कि हम पॉलिथीन लेकर पकड़े गए 5 साल के लिए अंदर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इन पर भी ध्यान देनी चाहिए कि जैसे कि मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि अभी सीजन है, हम लोग ब्लैकबेरी वगैरह ये सब लेते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग घर में जामुन का फल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर मान लीजिए बाय द वे खरीदते हैं तो हाफ केजी अगर हमने खरीदा ना, तो हाफ केजी खरीदा तो हाथों में तो लेकर आएंगे नहीं, किसी न किसी बैग में तो उन्हें देना ही पड़ेगा, भले वो हमसे 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, लेकिन वो किसी भी चीज में तो देंगे, तभी तो मैं कैरी कर पाऊंगा। तो ये सिचुएशन है। बट वो अगर हमें पॉलीथीन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बंद हो गई है, प्लास्टिक में प्रोवाइड करते हैं, जिनको मैंने बताया था कि 100 माइक्रोन से कम जो होती हैं, उन सब चीजों पर बैन लगी है। तो एज अ लिटरेट एंड अवेयर सिटीजन हमें उन्हें मना करना चाहिए कि देखिए जो हमें इसमें मत लीजिए, कोई और अल्टरनेटिव लीजिए, आप 2 रुपया हमसे ले ही लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए, ठीक है। तो ये हमारे और आपके इस मुहिम में शामिल होने से ही होगा, बस नियम एवं कानून बना देने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक हम और आप शामिल ना हो जाए। तो ये चीजें थी इसमें, ठीक है। आइए, व्हाट इज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बेसिकली है क्या एक्ट 1986 का, मतलब बना कैसे, थोड़ी सी तो हमने जान ली, बना कैसे ये जानते हैं, क्या है। ये एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया कि इन्वायरमेंट है ना, उसको अब उसको स्टडी करने के लिए, प्लान करने के लिए कि ऐसा क्या करे जिससे उसे बचाया जा सके। काफी देख रहे हैं इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब हो रहा है, इन्वायरमेंट में ही तो हो रहा है, तो कैसे बचाएं। कुछ जो प्लान करेंगे उसको स्पीडी वे में काफी तेज तरीके से इम्प्लीमेंट करके बचाया जा सकता है, इसलिए इसको बनाया गया था। बनाया कैसे गया, जब ईपीए बनाया इस प्रकार से गया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये जून के 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से फेमस है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। वही निर्णय ली गई थी कि इंडिया भी वहां पार्टिसिपेट हुए थे, निर्णय ली गई थी कि ऐसा कुछ बनाया जाए। तो उसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस डिसीजन को लेकर ईपीए नाम का जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया, जो कि 1986 में आफ्टर 1972 दिस कॉन्फ्रेंस। आप रेफरेंस में से रख सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, देखिए आर्टिकल 253 क्या कहती है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम शामिल होते हैं, अभी भी कई सारे हुए हैं, G7 वगैरह जो अभी हाल ही में बीते हैं, शामिल होते हैं। तो खैर उसमें तो हम गेस्ट थे, बट अगर हम उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, अगर वहाँ कोई एग्रीमेंट होती है तो उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में, ये कहती है 273। 48 ये क्या कहती है, ये कहती है कि स्टेट भी जो है ना प्रयास कर सकते हैं अपने साइड से इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए, अगर उन्हें कोई स्टेप उठानी है तो। और 51A क्या कहती है, 51A कहती है कि एवरी सिटीजन यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रियम्बल में लिखी हुई है कि हम सभी को अलर्ट एंड अवेयर रहना है, हम सभी का कर्तव्य है, कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि हम इन्वायरमेंट को सेफ रखें। हम इसके लिए अगर सरकार कह रही है, कोई भी कह रहे हैं, तो खैर कह सकते हैं कि उनकी बड़प्पन है। खैर हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये खुद सोचना चाहिए कि नेचर को क्यों बर्बाद करने में लगे, तो इस पर भी विचार करने की बात है। ठीक, पावर्स क्या दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर कुछ इस तरीके के हैं कि जैसे कोई भी इस एक्ट के तहत अगर कुछ आगे कंटिन्यू होती हैं, कोई भी ऐसी कानून बन रही है, तो किस तरीके से उसको देखेंगे, देखभाल करेंगे और कैसे लागू करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे टैकल करेंगे, तो उसके लिए है कि वो प्लान करें, एग्जीक्यूट करें। नेशन वाइड प्रोग्राम अगर कुछ बनाते हैं तो प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड
एबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर। अगर पॉल्यूट किया जाता है एनवायरमेंट को तो वो प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। उनको ये पावर दी गई है। स्टैंडर्ड या क्वालिटी आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई पॉल्यूटेंट, कोई इंडस्ट्री पॉल्यूटेंट निकाल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तो लगेंगे, क्योंकि हमें सामान चाहिए, वस्तु चाहिए, तो अगर उससे पॉल्यूटेंट्स तो निकलेंगे ही, थोड़ी ना थोड़ी जरूर निकलेंगे, लेकिन काफी अधिक मात्रा में निकलती है, ऐसा देखा जा रहा है। तो उस पर भी कानून बनी हुई है, पावर दी गई है उनको कि आप उसको भी देख करके अगर आपको लगे तो आप डायरेक्टली उसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से ये कीजिए, अन्यथा आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। ये पावर है उनके पास। अगर किसी तरीके के इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई से भी कोई हानि हो रही है या फिर इंडस्ट्री को ही जा रही है तो उसको आप बंद कर सकते हैं। तो ये सारे पावर सेंट्रल में दिए गए हैं। खैर देखते हैं करंट ऑफेंसेस या फिर मतलब पेनल्टीज क्या लगाए गए थे इसमें। देखिए पेनल्टी लगाई गई जो कि इस प्रकार है कि अगर आप इस एक्ट को मतलब कानून की उल्लंघन करते हैं तो 5 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। छोटी से छोटी चीजों पर भी ये कानून लागू हो गई थी, जो कि पिछले प्लास्टिक बैन को लेकर बात किए थे तो उसमें भी देखे थे कि ये बातें रही थी, बट इतने कड़े नहीं होने चाहिए। और इसके आगे ये किया गया कि अगर आप एक बार तो आप पकड़ लिए गए तो इस दोनों में से कोई एक लगी या दोनों लग गए, फिर तो आप जेल चले गए। अगर उसके बाद नेक्स्ट आप किसी भी दिन, नेक्स्ट डे जब भी आप पकड़े जाते हैं दोबारा से, तो पर डे के हिसाब से 5000 फाइन है। उसके बाद आप अगर 1 साल तक कंटिन्यूअसली इस काम को करते हैं तो पर डे तो फाइन देंगे ही। आपके पास बहुत पैसा है, आप दे रहे हैं, आप लॉजिकली सोच ही नहीं रहे हैं कि यार ये तो इन्वायरमेंट के बचाने के लिए है, मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है, मगर पे करके ही गलतियां कर रहे हैं। तो अगर आप करते रहते हैं तो आगे आपका जो 5 साल की सजा थी एक्सटेंड होकर 7 साल भी हो सकती है। तो इसे इस तरीके का प्रावधान इसमें रखा गया है। देखिए ये सारी चीजें बंद तो गई हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स जो है कुछ इस प्रकार है कि सारा का सारा पावर जो है ना कंप्लीटली सेंट्रलाइज कर दिया गया है एक्ट में। वो सेंट्रलाइज इस प्रकार से कि सारा पावर सेंटर के पास है, जबकि हमारा फेडरल सिस्टम है ना, उसमें होने तो सभी के पास कुछ ना कुछ चाहिए, बट सेंटर अपने हाथ में सारा पावर ले लिए। अब वो मनमाना करेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सारा पावर कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज हो गई है। तो इसे भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ना किया जाए। नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों को आर्बिट्रेशन, यानी कि अगर उनके साइड से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मनमाना अगर कुछ किया जा रहा है तो पावर ही नहीं है कि वो कुछ भी बोल सके, आवाज उठा सके, कुछ कह सके। तो सिटीजन के लिए पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन, तभी तो ये मुहिम आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के इन्वायरमेंट को क्लीन रखना उतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब इस कानून में जो पॉल्यूटेंट्स को लेकर बात करी गई है उसमें भी कवरेज बहुत ही इनकम्प्लीट काइंड ऑफ है। कैसे? ऐसे कि नॉइज पॉल्यूशन को लेकर बात नहीं की गई है, ओवरबर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जो कि करना कारपूल चाहिए। जैसे कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल है दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो, काफी लोग जो ऑफिशियल हैं वो इकट्ठे यूज करते हैं। तो अगर पर्सनली वो सिंगल हैंडेड यूज कार से जाएं, खुद ही अकेले जाएं, और ऐसे हर कोई जाएं तो कितना ज्यादा इन्वायरमेंट को ये इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। बट यहाँ बहुत अच्छी एग्जांपल है, तो देख सकते हैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ उन्हें कदम उठाते रहने चाहिए, इन पर भी बातें करनी चाहिए। रेडिएशन के वेव्स हो गए हैं तो इन सब पर भी उन्हें कुछ आगे करनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को इन सब से भी बचाया जा सके। कंप्लीट कवरेज के रूप में किया जाना चाहिए। चलिए इसके कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पहले के, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, थोड़े बहुत वो भी देख लेते हैं जो इंडिया के लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। क्या है देखते हैं। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये रिवर को लेकर बनाई गई। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीनरी को लेकर। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम, कोस्ट साइड को जो ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट्स हैं। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, काफी जगह देखा गया है कि
टूरिज्म के फील्ड में भी लोग हिमालयन रीजन में घूमने जाते हैं और वहाँ इन्वायरमेंट को गंदा कर देते हैं, प्लास्टिक वगैरह ये सब फैलाकर, कूड़ा करकट फैलाकर। तो इन सब पर भी आई थिंक ये प्रोग्राम उसी से जुड़ा है कि कैसे उन लोगों को उनको साफ रखा जाए और क्लाइमेट चेंज में इसके तहत मदद पहुंचाई जाए कि दिक्कत ना हो। इंटरनेशनल कन्वेंशंस कुछ इस तरीके के रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन, बेसेल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन 1998, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो कि पीओपीज के नाम से भी जाना जाता है। एक है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसे यूएनएफसीसीसी। जब इन्वायरमेंट का टॉपिक आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1992, इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 एंड यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्लास लगाकर रख लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि करंट के साथ साथ अगर किसी दिन करंट के कोई न्यूज नहीं रहते तो उस दिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं हॉलिस्टिक कवर कर दूं। चलिए, थैंक यू सो मच।